नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्तम पाठशाला पर स्वागत अभिनंदन है। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आनुवंशिकी का भाग नंबर 3। जेनेटिक्स का जो टॉपिक लगता है वहाँ से बहुत शानदार प्रश्न बन के आते हैं। उसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आनुवंशिकता क्या है, प्रमुख शब्दावलियाँ, और हमने मेंडल के नियमों की चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा मेंडल के नियम, आनुवंशिकी विकार और गुणसूत्र। वहाँ से आपसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, मेंडल ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम हमने पढ़ लिया था प्रभाविता का नियम, है ना। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, और उनका जो तीसरा नियम है वो नियम क्या कहलाता है आपका, ये जो नियम है ये नियम कहलाता है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी कि अलग अलग पृथक पृथक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखिए, ये जो नियम है आपके द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है, के परिणामों पर आधारित होता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 या 2 से अधिक लक्षणों की क्या किया जाता है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखना, 2 या अधिक लक्षणों की वंशागति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का नियम कहते हैं। इसी कारण इसको स्वतंत्रता का नियम कहते हैं, स्वतंत्रता का अपव्यूहन नियम भी कहते हैं। तो आनुवंशिकी का ये अपव्यूहन नियम क्या कहता है कि इसका द्विसंकरण के परिणाम पर आधारित होता है। लक्षणों की 2 या अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, और ये जो लक्षण होते हैं इनका एक दूसरे की वंशागति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक लक्षण की युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या दर्शाते हैं, अपना व्यवहार दर्शाते हैं। यानी कि जो प्रत्येक युग्म विकल्पी है, भाग लेने वाले युग्म विकल्पी है, वो केवल पृथक पृथक नहीं होते। पृथक्करण का नियम कहते हैं कि वो अलग अलग हो जाते हैं। ये नियम कहता है कि अलग अलग होने के बाद वो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से अपना क्या प्रकट करते हैं, व्यवहार करते हैं। और मेंडल ने अपने प्रयोग में जिन पर प्रयोग किया था उनमें किसका निर्धारण किया था, पीले गोलाकार बीज यानी YYRR से, और हरे झुर्रीदार बीज YYR पर अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। और इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप अपना परिणाम प्राप्त किया था। और जो परिणाम निकला वो क्या निकला था, जो इसका परिणाम निकला वो आप परिणाम ये निकला कि जब हम क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो दोनों ही हैं ये आपका प्रभावी होता है, ये आपका क्या होता है, प्रभावी होता है। ये आपका क्या होता है, अप्रभावी होता है। ठीक है ना, प्रभावी अप्रभावी। जब इन्होंने अलग अलग युग्मकों के मध्य F1PD प्राप्त की तो इन्हें क्या हुआ, विषम युग्मी प्राप्त हुए। और कैसे प्राप्त हुए, सभी के सभी पीले गोलाकार बीज प्राप्त हुए। और जब इसने क्या किया, F1PD के साथ स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण के द्वारा 4 अलग अलग लक्षण प्राप्त हुए। और जब इनका स्वपरागण करवाते हैं तो देखिएगा, इनका अगर चार्ट बनाए तो बहुत बड़ा चार्ट बनता है। वो चार्ट से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको कहां से प्रश्न पूछा जाता है, इस जब हम इनका स्वपरागण करवाते हैं तो इसका परिणाम हमें ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कि इनका जो परिणाम है वो हमें ये प्राप्त होता है कि गोल पीले बीज कितने प्राप्त होते हैं, 9। गोल हरेदार बीज कितने प्राप्त होते हैं, 3। झुर्रीदार पीले बीज कितने प्राप्त होते हैं, 3। और झुर्रीदार हरा बीज कितना प्राप्त होता है, 1। तो प्रश्न आ जाता है कि मेंडल के द्विसंकर प्रयोग में जो परिणाम प्राप्त होता है उसके ये चारों लिखे हुए मिल जाएंगे। लिए कौन सा कथन सही है वो लिखेंगे, गोल पीले बीज 3, गोल हरीदार बीज 3, 4, 5, 9। इस तरह से उनको उल्टा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कैसे प्राप्त हुए, गोल पीले बीज प्राप्त हुए। इसके बाद गोल हरे बीज कितने प्राप्त हुए, 3। झुर्रीदार पीले कितने प्राप्त हुए, 3। जबकि झुर्रीदार हरा कितना प्राप्त हुआ, 1 बीज। और इनकी अलग अलग संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है फिनोटाइप का और आपके जीनोटाइप का, कि इनके अंदर जो फिनोटाइप्स का अनुपात है वो कितना है। फिनोटाइप का मतलब बाहरी आकृति, बाह्य स्वरूप जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि गोल पीले कितने हैं, 9 हैं। और फिर अपने देखते हैं कि गोल हरे कितने हैं, 3 हैं। फिर हम देखते हैं कि झुर्रीदार पीले कितने हैं, 3 हैं। और झुर्रीदार हरा कितना है, 1 है। तो इसका जब आप फिनोटाइप पढ़ते हो तो जब इसका फिनोटाइप पढ़ते हो तो इनका फिनोटाइप आता है 9:3:3:1, यानी कि टोटल कितने प्रकार का,
ये जो फिनोटाइप है ये आपके टोटल 4 प्रकार का आपको प्राप्त होता है। फिनोटाइप कितने प्रकार का प्राप्त हो रहा है यहाँ? टोटल 4 प्रकार का, यानी कि 9:3:1 में। यदि हम बात करें इसके जीनोटाइप की, जीनोटाइप का प्राप्त होता है हमें 1:2:2, फिर 4:1:2 और फिर इसको बोलते हैं 1:2:1। यानी इसको याद रखने का तरीका है 122, 412, 121। जब भी आपसे जीनोटाइप जीन अलग अलग हो जाएंगे, इसको जब जीनोटाइप को आप याद रखोगे तो 122, 412, 121, यानी कि टोटल कितने प्राप्त हो रहे हैं। यदि इनकी टोटल की बात करें तो 3 3 6 और 3 9, यानी इनकी टोटल के यदि प्रकार पूछ रहे कि जीनोटाइप कितने प्रकार के मिलते हैं, हमें 9 प्रकार के मिलते हैं। और किस किस प्रकार के मिलते हैं? 1:2:2, फिर 4:1:2, फिर 1:2:1 में इसका जीनोटाइप हमें प्राप्त होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपको प्रश्न पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो इनके टाइप्स पूछ लेता है कितने प्रकार के होंगे, दूसरा इसका परिणाम क्या मिला, इस परिणाम को आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये एक बेहतरीन प्रश्न आपके बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं मेंडलवाद के अपवाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंडलवाद के अपवाद बहुत शानदार प्रश्न बन के आते हैं। यहां से मेंडलवाद के अपवाद बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि मेंडलवाद के अपवाद हैं। तो एक तो सीधा सा नाम पूछता है अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, दो मुख्य अपवाद देखने को मिलते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, एक सहलगनता भी बोल देते हैं, देखो ब्लड ग्रुप से संबंधित होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रभाविता क्यों कहा गया था? देखिए जब हम मेंडल ने जब संकरण का प्रयोग किया था तो उससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती थी, तो F1 पीढ़ी है वो जनक की समान पीढ़ी प्राप्त होती थी। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? F1 पीढ़ी का ऐसा लक्षण जो क्या है, जनक से नहीं मिलता हो। क्या नहीं होता हो? जनक से मिलता नहीं हो। जब हमें F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है, उस F1 पीढ़ी के अंदर जो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं वो जनक से मिलते थे। लेकिन यहाँ क्या हो गए, वो जनक से नहीं मिले, उनका प्रभाव छिप गया। इसलिए इस प्रभाव को हम बोलते हैं अप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि पूर्ण प्रभाव उसमें नहीं उपस्थित हुआ। देखिए यहाँ से शानदार प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इसका उदाहरण देखना। पहला तो आपका है श्वान पुष्प, दूसरा आपका स्पेनड्रैगन, इसी को हम बोलते हैं एंटीराइनम और डॉग फ्लोर। एक आता है आपका 4 o'clock प्लांट। ये मुख्य अदब है जिन पर अध्ययन किया गया था। जिनमें देखना, एक तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 o'clock प्लांट, और एक आपका मीराबिस जलापा, या आपको क्या पूछता है, गुलबास के नाम से पूछता है। क्या किया था मेंडल ने? क्या किया? इनके पुष्पों पर अध्ययन किया था। क्या किया था? इनके पुष्पों का अध्ययन किया था, पुष्प पर प्रयोग करके देखा था। और उसने अपने प्रयोग में क्या लिए? लाल पुष्प और सफेद पुष्प लिए थे। लाल पुष्प को हम RR से और सफेद पुष्प को हम RR से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था कि प्रयोग करके देखा तो क्या परिणाम प्राप्त हुए। फिर इसका जो परिणाम हमें जो प्राप्त हुआ, देखना इसका परिणाम हमें क्या प्राप्त हुआ। जब हम इनका संकरण करवाते हैं तो देखिए कि ये देखो, जब हम इनकी बात करें तो आप देख रहे हो समयुग्मजी, समयुग्मजी, क्या है? समयुग्मजी। और इधर जब हम देखते हैं ये हमारे क्या है? विषम युग्मजी, ठीक है ना। समयुग्मजी और विषम युग्मजी। अगर हम बात करें, देखिए जब इनके द्वारा ये F1 पीढ़ी प्राप्त की गई तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे जो पुष्प प्राप्त हुए, देखिए ये आपका क्या था? लाल पुष्प। और लाल पुष्प का संकरण किसके साथ करवाया गया? सफेद पुष्प के। तो देखिएगा या तो लाल प्रभावी होना था या फिर सफेद, दोनों में से कोई एक। देखिए सफेद अपने आप में अप्रभावी लक्षण है, लाल प्रभावी लक्षण है। वास्तविकता में मेंडल के नियम की यदि हम बात करें तो मेंडल के नियमानुसार यहाँ पर जो आना था वो कैसा आना था? लाल कलर होना चाहिए था भाई। क्या होना चाहिए था? लाल। जबकि इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। परिणाम होना तो क्या चाहिए था कि लाल होना चाहिए, लेकिन इसका परिणाम छिप गया, लाल न होकर क्या प्राप्त हुआ? हमें गुलाबी रंग प्राप्त हुआ। और इसी गुलाबी रंग की प्राप्ति कारण ये क्या कहलाता है? अपूर्ण प्रभाव कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? अपूर्ण प्रभाविता, यानी वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ सके। देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, या देखिए परिणाम में क्या हुआ, जब लाल और सफेद पुष्प प्रजाति की में F1 पीढ़ी में कैसे पुष्प प्राप्त हो गए? गुलाबी
पुष्प हमें प्राप्त हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात है वो समान प्राप्त हुआ। कैसे देखिएगा, यहां पर देखना, यहां पर जब इसकी बात करूं तो लाल अनुपात गुलाबी अनुपात सफेद, ये चीजें प्राप्त हुई। यानी कि एक पुष्प लाल, दो गुलाबी, एक सफेद। जब आप इसकी F2PD प्राप्त करते हो, क्या प्राप्त करते हैं, जब आप F2PD यानी कि F1 इंटू F1 का जब आप संकरण करवाओगे, यानी कि R और R के मध्य जब आप संकरण करवा के जब F2PD प्राप्त करते हैं, तब हमारा परिणाम क्या आता है, तब हमारा परिणाम ये आता है। उस परिणाम के तहत क्या होता है देखना, 25%, 50% और 25%, यानी 100% की यदि हम बात करें, उस 100% में यदि F2PD हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें देखना, लाल है वो एक आता है, रेड है वो एक कितना आता है आपका, रेड एक आएगा यानी 25%, और आपका व्हाइट कितना आएगा, एक यानी 25%, और आपका गुलाबी है वो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, आपका जो गुलाबी है वो 2 यानी 50% आ जाएंगे। तो ये परिणाम इसके प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, लाल, सफेद और गुलाबी। जब F2PD प्राप्त करते हैं तो लाल हमें एक प्राप्त होता है, सफेद एक प्राप्त होता है, गुलाबी 2 प्राप्त होते हैं। यदि इनकी परसेंटेज की बात करें तो 25-25 और 50%। तो इसका फिनोटाइप देखना और जीनोटाइप का अनुपात हमेशा क्या रहा था, समान रहा था। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप हमेशा क्या होता है, 1:1 भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या है कि 1:1 लिखकर भी पूछा जा सकता है, यानी 100% समान परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो कई बार ये अनुपात न देकर 1:1 भी दिया जा सकता है। और इनकी संख्या पूछे तो दोनों की संख्या में 3-3 होंगी। दोनों के टोटल कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप के प्रकार भी आपसे यदि पूछ लिया जाए तो भी आपका क्या रहेगा, दोनों का समान रहेगा। ये प्रश्न अपूर्ण प्रभाविता का आपसे फर्स्ट प्रश्न है, वो पूछा जा सकता है किस में देखने को मिलती है और किस प्रकार से इसमें ये परिणाम हमें प्राप्त होता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है सहप्रभाविता, यानी समान प्रभाव। यानी मेंडल के प्रयोग के अनुसार ये कहता है कि जब ऐसा युग्म विकल्पी या जनकों से मिलती जुलती हो, यानी F1PD दोनों जनकों से क्या हो, मिलती जुलती हो। F1 जब PD प्राप्त करते हैं उससे पहले जो जनक होते हैं उन जनकों के साथ यदि मिलती जुलती PD है उसको बोलते हैं सहप्रभाविता का लक्षण। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मानव रुधिर वर्ग यानी ABO ग्रुप। और एक ध्यान करना, ABO ग्रुप में आपको 3 एलील देखने को मिलते हैं, IA, IB और I। और उनमें से देखना जो आपका IA और IB है वो प्रभावी होते हैं, जबकि I है वो आपका क्या होता है, अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। ये आपका क्या दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। तो तीनों एक साथ ध्यान रखना, ये विशेष नोट बात ध्यान रखना, तीनों एक साथ नहीं, कोई 2 एक साथ प्रकट होते हैं। ये तीनों एलील हैं वो कभी भी एक साथ प्रकट नहीं होते हैं, इनका प्रभाव केवल 2 एक साथ एक जैसे प्रकट हो सकते हैं। यानी ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो तीनों का प्रभाव एक साथ प्रकट नहीं होता, कोई 2 का प्रकट होता है। यदि हम इस एलील की बात करें तो ये परिणाम आपके सामने पूछा जा सकता है, यहाँ से सीधा प्रश्न आ सकता है कि ग्रुप किस प्रकार के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात थी कि AB ग्रुप में उन्होंने देखा तो क्या निकला, अपवाद निकला कि AB रक्त समूह का पाया जाना, क्योंकि इसमें दोनों प्रभावी जीन अपना प्रभाव साथ साथ प्रकट करते हैं। क्योंकि यहाँ IA और IB दोनों जीन हैं, उनका प्रभाव साथ साथ प्रकट हो रहा है, समान प्रकट हो रहा है, इसी कारण इसको क्या कह दिया गया, सहप्रभाविता कहा गया। तो सहप्रभाविता किससे होती है, सहप्रभाविता का कारण क्या है, ब्लड ग्रुप AB समूह का पाया जाना। आपसे सीधा प्रश्न आ जाए कि सहप्रभाविता का मुख्य कारण होता है मनुष्य के रक्त समूह में AB ग्रुप का पाया जाना, यानी AB रक्त समूह का पाया जाना है, वो आपका क्या कहलाता है, सहप्रभाविता कहलाता है। और इनको हम बोलते हैं बहुविकल्पी एलील भी कह सकते हैं। सहप्रभाविता को किस नाम से जाना जाता है, बहुविकल्पी एलील के नाम से भी जाना जा सकता है। बहुविकल्पी एलील के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप का सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ग्रुप का चार्ट आपके सामने है, कौन से ग्रुप में कौन सा एलील होता है। और यहाँ से कई बार ये प्रश्न आता है कि माता और पिता में रोगी और वाहक के रूप में भी कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं। तो ध्यान करना कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप की पहचान भी किसके द्वारा होती है,
रक्त समूह की पहचान भी, ध्यान करना, रक्त समूह की पहचान, रक्त समूह की पहचान भी आपके इसी के द्वारा होती है। ठीक है, रक्त समूह की पहचान भी आपकी क्या होती है, इसी के द्वारा होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणसूत्र की। देखिएगा ये थोड़ा सा इसलिए क्योंकि आनुवांशिकता से संबंधित गुणसूत्र और मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपसे कई बार पूछी जा सकती है। इसी कारण हम इस पर छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से कोई छोटा प्रश्न बन के आ सकता है, इसलिए हम गुणसूत्र की बात करते हैं। देखिए गुणसूत्र क्या करते हैं, गुणसूत्र की सबसे पहली बात है कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे, स्ट्रॉसबर्गर थे। और गुणसूत्र नाम किसने दिया था, तो वाल्डेर ने नाम दिया था। खोजकर्ता कौन थे, स्ट्रॉसबर्गर, और नाम किसने दिया था, आपके वाल्डेर ने। एक आता है स्टन एवं बावरी, क्या कहते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों के जो वाहक होते हैं वो आपके गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्रों में कौन वाहक होते हैं, जीन। वास्तविकता में वाहक कौन होते हैं, जीन, लेकिन स्टन एवं बावरी ये कहते हैं कि आनुवांशिक लक्षण के जो वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, आपके गुणसूत्र। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें इसके संगठन की, यह इंपॉर्टेंट है, ये संगठन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर क्या होता है, आपका डीएनए एवं आरएनए उपस्थित होता है। उसके बाद में इसके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। क्रियात्मक इकाई इसकी क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। तो आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या उपस्थित होता है, तो डीएनए, आरएनए और इसके साथ साथ हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। यह प्रश्न आ जाता है कि गुणसूत्र की इकाई में कौन सी चीज उपस्थित नहीं होती, तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी दैहिक कोशिकाएं होती है वहां गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं, जबकि आपकी युग्मक कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र हमेशा अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, यहाँ द्विगुणित होते हैं और यहाँ क्या होते हैं, अगुणित। अगुणित यानी n से दर्शा रहा हूं मैं इसको, अगुणित होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। इसकी लंबाई पूछे तो 3 से 5 म्यूक्रोम और व्यास पूछे तो 0.02 से 0.3 म्यूक्रोम तक होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो सबसे पहले एक द्रव भाग होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। एक बाहरी संरचना होती है, बाहरी भाग में क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी रक्षा करने वाली जो बाहरी झिल्ली होती है उस झिल्ली को पेलिकल कहा जाता है। इसके अंदर एक जिसकी हम कह रहे हैं स्प्रिंग नुमा संरचना, यानी कि मालाकार छोटे छोटे माला की मोतियों की जो माला होती है उसके आकार की, यानी कि उसके आकार की क्या होती है, छोटी छोटी ये जो आकार की मोतियों के समान जो संरचना होती है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके बाद देखना इसकी जो पूंछ है वो क्या कहलाती है, सैटेलाइट कहलाती है। और ये पूंछ हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। गुणसूत्र की पूंछ हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। इसके अंदर 2 संकीर्ण पाए जाते हैं जिनको हम प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। चित्र से आप देख सकते हैं पेलिकल, इसके अंदर जो भरा हुआ ये द्रव भाग है ये आपका मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर छोटे छोटे तरकु तंतु होते हैं और इसके अंदर नीचे के भाग में सेंट्रोमियर और ऊपर के भाग में, नीचे के भाग में प्राथमिक संकीर्ण होता है और ऊपर वाले भाग में द्वितीयक संकीर्ण होता है। ये आपका क्या कहलाता है, सैटेलाइट। और इनके बीच को जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्रोमेनिमेटा कहलाती है। तो यहाँ से भी एक पर छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ध्यान करना क्रोमोमीर्स, एक इसकी एक इकाई और होती है क्रोमोमीर्स, जीन की स्थिति का प्रदर्शन करने वाली जो इकाई होती है उसको हम क्रोमोमीर्स भी कहते हैं। तो गुणसूत्र के बारे में छोटी सी जानकारी, गुणसूत्र जो क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को जो भेजने का कार्य होते हैं। यानी लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से प्रकट होते हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। जीन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो ये अच्छे से डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ से छोटा सा प्रश्न आपको सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया से पहले हम बात करते हैं जो हमारे गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के। एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम, एक को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को हम एलिलोसोम्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोम का मतलब होता है अलिंगी गुणसूत्र, यानी जो लिंग की निर्माण नहीं करते या लिंग पहचान नहीं करते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है। और यदि मनुष्य के अंदर बात करें तो जोड़ी में उपस्थित, ये मनुष्य में 22 जोड़ी उपस्थित होते हैं। यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर ये कितने होते हैं, 22 जोड़ी। और क्रोमोसोम या सेक्स गुणसूत्र की बात करते हैं, लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो इनकी संख्या, इनको
एलोसोम्स भी कहा जाता है। और इनकी संख्या क्या होती है, एक जोड़ी होती है। और नर में आप ध्यान रखना एक्स वाई, और मादा में केवल क्या होता है, एक्स और एक्स उपस्थित होता है। जब मनुष्य में लिंग निदान की प्रक्रिया आती है तो नर एवं मादा के अंदर इस प्रकार से क्या है, ये अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, ये कोई लिंग की पहचान नहीं करते। जबकि ध्यान करना, अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, ये लक्षणों का प्रारूप होते हैं, लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अलग अलग लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे आंखों का रंग है, चेहरे की बनावट है, या शरीर की संरचना है, ये क्या करते हैं, लक्षणों के वाहक होते हैं। जो अन्य लक्षण जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। जबकि होने वाली संतति कैसी होगी, पुत्र होगा या पुत्री, इसका निर्धारण कौन करते हैं, आपके क्रोमोसोम। यानी कि ये किसका निर्धारण करते हैं, संतति का निर्धारण करने वाले कौन होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। जबकि लक्षणों का निर्धारण करने वाले कौन होते हैं, आपके ऑटोसोम्स होते हैं। लक्षणों का निर्धारण कौन करते हैं, आपके ऑटोसोम्स करते हैं। जबकि लिंग निर्धारण या होने वाली संतति का निर्धारण कौन करते हैं, वो आपके करते हैं क्रोमोसोम। जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो नर के अंदर 44 प्लस में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, मादा के अंदर 44 प्लस में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। यानी कि जो ये नर है और ये आपकी मादा। तो देखिए, होने वाली संतान का निर्धारण मनुष्य के अंदर यदि मैं कहूं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, वाई गुणसूत्र का निर्धारक। यानी कि संतति का निर्धारण कौन करता है, होने वाली संतति कैसी होगी, यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर कौन होता है, वाई गुणसूत्र होता है। और इस वाई गुणसूत्र का तात्पर्य हुआ कि होने वाली संतति का निर्धारण किसके द्वारा होता है, आपके पिता के द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। क्योंकि माता के अंदर गुणसूत्र हैं वो क्या है, समान होते हैं, ये युग्मक कहलाते हैं। ये इसमें अंडाणु होते हैं या शुक्राणु होते हैं। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, शुक्राणु, तो यहां आपके क्या निर्मित होते हैं, अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा जब ये संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं युग्मज, या निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है उसको हम युग्मज बोलते हैं या जाइगोट अवस्था बोलते हैं। तो देखिए, कई कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र है वो द्विगुणित होते हैं और युग्मकों के अंदर हमेशा गुणसूत्र है वो एकगुणित होते हैं। यहाँ जब आप बात करते हो तो यहाँ पे देखिएगा जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है, उस यदि परिणाम की हम बात करें तो होने वाली संतानों की यदि परिणाम की बात करें तो देखिएगा इसका जो रेशो है वो क्या रहता है, 50-50 रहता है। इसका जो रेशो है वो क्या रहता है, 50-50 रहता है। यानी 50-50% संभावना है, 50% आपके मेल होने की और 50% आपके फीमेल होने की। यानी 50% तो पुत्र हो सकते हैं और 50% पुत्रियां हो सकती है। जब हम F2 पीढ़ी और F1 पीढ़ी की जब निर्धारण की बात करते हैं तो यहाँ इसका अनुपात भी आपसे पूछ ले, इसका अनुपात भी हमेशा क्या रहता है, 1:1 रहता है। ये भी ध्यान रखना है, इनका अनुपात क्या रहता है, 1:1 में उपस्थित होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया और गुणसूत्र, तो ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ये पूछी जा सकती है। यदि पक्षियों की बात करें तो उनमें इसका उल्टा होता है। तो उसमें क्या होता है, नर के अंदर क्या होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं और मादाओं में असमान गुणसूत्र होते हैं। वहां लिंग निर्धारण कौन करती है, मादाएं करती है। वहां लिंग निर्धारण कौन करती है, मादाएं करती है। ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी साथी इस चीज को अच्छे से ध्यान करना, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा प्रश्न बन के आ सकता है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, होने वाली संतान कैसे उत्पन्न होती है। और आरपीएससी ने इसमें एग्जाम में पीछे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली एग्जाम के जितने भी एग्जाम हुए उन एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो उन एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पुट आउट किया जा चुका है, प्रश्न पूछा जा चुका है। जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गई मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। अब हमारा जो पार्ट बचता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग वो बचता है आनुवंशिकी विकार। देखिए, आनुवंशिकी विकार से एक छोटा सीधा सा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकीय विकार है या कौन सा आनुवंशिकीय विकार नहीं है। यानी आनुवंशिकी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है उस आनुवंशिकी कारण या गुणसूत्र के कारण से जो परिवर्तन होता है उसको हम आनुवंशिकी विकार बोलते हैं। इसमें हम पहले दो टाइप के पढ़ रहे हैं, एक्स और वाई का। देखिए, एक्स है लगन अप्रभावित के कारण,
एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षणों के कारण जो रोग होते हैं आनुवंशिक, उनका सबसे पहला नाम आता है आपका हीमोफीलिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवंशिक रोग है। इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा है। और इसका माना जाता है कि सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में ये रोग हुआ था, और आज भी वर्तमान में भी ये रोग वहां देखने को मिलता है। इसका मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वे आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। एक्स संलग्न रोग बोलते हैं। एक्स संलग्न रोगों की यदि बात करें तो सबसे पहले आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को आनुवंशिक रोग, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हीमोफीलिया कितने टाइप का होता है। आपका हीमोफीलिया है वो 2 टाइप का होता है, और हीमोफीलिया बी है वो ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। और देखिए हीमोफीलिया ए होता है वो रॉयल डिजीज होता है, लेकिन हानिकारक कम होता है, और हीमोफीलिया बी है वो हानिकारक ज़्यादा होता है, ये माना जाता है। और ये किस कारण से होते हैं, इनका कारक पूछा जा सकता है। ये ब्लड ग्रुप में एर्थ कारक के कारण होते हैं, जबकि हीमोफीलिया बी है वो ब्लड ग्रुप में के जो कारक फैक्टर है उसके अंदर कारक की संख्या होगी 9। तो ये कारक पूछा गया है प्रश्न में, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा कारक है, 8वां और 9वां कारक। जब रक्त का थक्का बनते हैं वहाँ ये विशेष प्रकार के कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो किस कारक की कमी से होता है, तो दूसरी के अंदर यदि हीमोफीलिया ए का नाम आए तो एक्स फैक्टर 8 नंबर कारक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 नंबर कारक के कारण ये रोग आपके उपस्थित होता है। दूसरा पूछा जाता है वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रंगों में विभेद नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, रंग विभेद नहीं, रंगों में विभेद नहीं, यानी कि रंगों में विभेद नहीं कर पाता। और आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है लाल और हरा, यानी कि आरजी, रंग में विभेद नहीं किसके, आरजी के, यानी रेड और ग्रीन में वो विभेद नहीं कर पाता। उसको लाल रंग और हरा रंग है वो पहचान नहीं पाता। आरजी यानी लाल और हरे रंग में ये भेद नहीं कर पाता। कारण क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो शंकुरंजुक होते हैं इन दोनों के, यानी आरजी के जो शंकुरंजुक हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। वर्णांधता के अंदर क्या होते हैं, जो शंकुरंजुक होते हैं वो देखने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो लाल और हरे रंग का जो शंकुरंजक है वो अनुपस्थित हो जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, वर्णांधता। और वर्णांधता में सबसे ज्यादा बार प्रश्न यही पूछा गया है कि वर्णांधता के अंदर क्या होता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता का हीमोफीलिया पूछा जा सकता है, वर्णांधता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सीधा नाम पूछा जा सकता है या कौन से कारक से पूछा जा सकता है, और यहाँ आपको रंगों के नाम से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कौन से हो जाएंगे, वाई की जब हम बात करें, वाई संलग्न रोग। कौन से संलग्न रोग, वाई संलग्न अप्रभावी रोग। वाई संलग्न अप्रभावी रोगों की हम जब बात कर रहे हैं, वाई असंलग्न रोगों की जब हम बात करते हैं तो ध्यान देखना, सबसे पहले आपका आता है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस होता क्या है, कानों पर बालों का उगना, कानों पर बालों का उगना। ये कहलाता है आपका हाइपरट्राइकोसिस। हमारे जो कान होते हैं उन कानों पर क्या हो जाता है, बाल उगने प्रारंभ हो जाते हैं। देखना सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये देखना ये क्या होता है, सेवंत के कारण होता है। ये किसके कारण से होता है, सेवंत गुणसूत्र के कारण होता है। यानी कि गुणसूत्र क्या होता है, 7वां जो गुणसूत्र है उसमें परिवर्तन हो जाता है। उस 7वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण से क्या होता है, ठीक है ना। तो 7वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण इसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। और ध्यान करना एटीगटन, एटीगटन भी आपका क्या होता है, वाई संलग्न अप्रभावी रोग होता है। एटीलगन में भी क्या होता है, प्रभावी जो गुणसूत्र है, इसके अंदर जो प्रभावी गुणसूत्र होता है, कौन सा गुणसूत्र प्रभावी होता है, प्रभावी गुणसूत्र की बात करें तो इसके अंदर प्रभावी गुणसूत्र है वो कौन सा होता है, चौथा गुणसूत्र है वो प्रभावी गुणसूत्र कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
फिनाइल कीटोन्यूरिया। और इसके अंदर प्रभावी जो गुणसूत्र होता है, प्रभावी गुणसूत्र कौन सा होता है, प्रभावी जो गुणसूत्र होता है वो 12वां गुणसूत्र इसके अंदर प्रभावी होता है। यानी 12वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है। और ये जो उत्परिवर्तन होता है इसके अंदर उत्परिवर्तन है वो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन होता है। इसके अंदर जो उत्परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है, प्रतिस्थापन होता है। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रभावी गुणसूत्र की बात करें तो 12 और उत्परिवर्तन की बात करें तो प्रतिस्थापन। और इसमें क्या होता है, मस्तिष्क का विकास कम होता है। क्या होता है, मस्तिष्क का विकास कम होता है। तो देखिए ये पूछा जा चुका है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, आपका आनुवंशिकी विकार है। तो इनके नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कौन कौन से आनुवंशिक विकार हैं। वाई संलग्न अप्रभाविता के कौन से आनुवंशिक विकार हैं, हाइपरट्राइकोसिस, सिस्टिस फाइब्रोसिस और आपका एटिगेटन और आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये आपके क्या है, सारे के सारे ध्यान रखना। एक्स वाई और एक्स दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, कौन सा एक्स संलग्न रोग है, कौन सा वाई संलग्न रोग है ना, अप्रभाविता रोग है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये कायिक गुणसूत्रीय होता है। क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये कायिकीय गुणसूत्रीय के कारण होता है, कायिक गुणसूत्रीय होता है। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका वाई संलग्न अप्रभावी रोग, एक्स संलग्न अप्रभावी रोग। और कई बार सीधा ये प्रश्न पूछते हैं कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। रेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आने वाले एग्जामों में भी यहाँ से सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सके। तो इनको भी आपको क्या रखना है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। और अब जब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिंड्रोम। अब देखना, सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं तो गुणसूत्रीय विकार, इनको हम बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रों की अनियमितता और गुणसूत्रों के कारण होने वाले जो विकार होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ये गुणसूत्रीय विकार होते हैं और इस गुणसूत्रीय विकार में दो टाइप के पढ़ेंगे। एक होता है हमारा कायिक गुणसूत्र की अनियमितता, एक तो हमारा होता है कायिक गुणसूत्र, दूसरा हमारा होता है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण से और दूसरा हमारा होता है लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण से होने वाले सिंड्रोम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले आता है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखना, एक ट्राइसोमी होती है, 2n+ ट्राइसोमी। अब यहां ट्राइसोमी का मतलब ये है, देखना ट्राइसोमी का मतलब यहां ये हुआ, ट्राइसोमी का मतलब यहां ये हुआ कि ये कहता है कि 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो देखना जो 21वां गुणसूत्र है, इस 21वें गुणसूत्र में 2 के स्थान पर क्या हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र। 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। इसी को हम ट्राइसोमी भी कहते हैं, इसी को हम ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी रोग होते हैं वो 2n+ ट्राइसोमी के कारण भी होते हैं। इस कारण इन सभी जितने हम रोग बात कर रहे हैं कायिक गुणसूत्रों की, तो इसको ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब 21वें गुणसूत्र में होता है तो 2 के स्थान पर कितने गुणसूत्र आ जाते हैं, आपके 3 गुणसूत्र उपस्थित हो जाते हैं। तो ये किसके गुणसूत्र के कारण से होता है, डाउन है 21 के कारण। और इसमें होता क्या है कि ये देखना नर एवं मादा दोनों में, इसमें नर और मादा दोनों में देखने को मिलता है, नर एवं मादा दोनों में ही ये देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, नर और मादा दोनों में ही देखने को मिलता है, ध्यान करना। ठीक है ना, 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है और नर और मादा दोनों में देखने को मिलता है। तो यहां जब बात करते हैं तो इनके अंदर टोटल गुणसूत्रों की संख्या भी यदि आपसे पूछ ले तो दोनों के अंदर गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 47। यानी गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 47 हो जाएगी। इसको मंगोलिज्म मूर्ख भी बोलते हैं, इसी को मंदबुद्धि भी बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मंदबुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदबुद्धि भी कहते हैं। अंगुलियां मोटी हो जाती है, मुंह से लार आना, अंगुलियां मोटी, है ना,
चेहरा या जो सिर का आकार है वो बड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी होती है। मंगोलिज्म मूर्ख भी कहते हैं इसको, मंगोलिज्म मूर्ख भी कहा जाता है, मंगोलिज्म मूर्ख भी कह देते हैं। तो ये मंगोलिज्म के कारण है, मंगोलिज्म मूर्ख भी कह देते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में आपके क्या होता है। इसके बाद 2 नंबर में आता है एडवर्ड होता है 18वां गुणसूत्र। 18वें गुणसूत्र में 2n+ की ट्राइसोमी, यानी वही होगा कि 18वें में क्या होगा, 18वें में 2 के स्थान पर कितने हो जाएंगे, 3 गुणसूत्र आ जाएंगे। इसी कारण इसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में सीधा सा क्या होता है, जीवन काल बहुत कम होता है, जल्दी उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखना क्या होता है, जीवन काल बहुत कम समय तक रहता है, व्यक्ति जल्द ही मर जाता है। एक आपका कहलाता है केट क्राई सिंड्रोम। केट क्राई सिंड्रोम को बोलते हैं चिल्लाने वाला सिंड्रोम। केट क्राई सिंड्रोम है वो आपके 5वें गुणसूत्र की कमी से होता है। 5वां गुणसूत्र होता है उसमें 2n+ की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। और यहाँ इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि बच्चे के अंदर क्या देखना, बच्चा जब रोता है तो बिल्ली की तरह रोता है, यानी बिल्ली की आवाज जैसा आवाज उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, बिल्ली की तरह आवाज सुनाई देती है, बिल्ली की तरह ये रोता है। इसको हम बोलते हैं केट क्राई सिंड्रोम। तो काय के गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण 3 प्रकार के गुण होते हैं मुख्य, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और आपका केट क्राई सिंड्रोम। ये तीनों ही मुख्य हैं। ये प्रश्न सीधा आ जाता है कि काय गुणसूत्र से संबंधित है कौन से सिंड्रोम है, या डाउन सिंड्रोम में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, एडवर्ड किस गुणसूत्र की कमी से होता है, क्राइकेट किस गुणसूत्र की कमी से होता है, इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और अंतिम देखिएगा, अंतिम जब हम बात करने जा रहे हैं लिंग गुणसूत्र की अनियमितताओं के कारण होने वाले प्रमुख सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्र की अनियमितताओं से होने वाले जो प्रमुख सिंड्रोम है, ये भी आपके 3 प्रकार के मुख्य सिंड्रोम की हम चर्चा करने जा रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेटर सिंड्रोम और आपका जैकब सिंड्रोम। देखना टर्नर सिंड्रोम है, ये जो रोग होता है ये आपके मुख्य रूप से किस में देखने को मिलता है, ये जो रोग है वो आपको मुख्य रूप से किस में देखने को मिलता है, केवल और केवल महिलाओं में होता है। और इसके में क्या होती है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी टोटल जो गुणसूत्र बचते हैं उनकी संख्या कितनी रह जाती है, 45। इसका तात्पर्य हुआ कि महिलाओं का अंडाशय है वो पूर्ण परिपक्व नहीं हो जाता और महिलाएं बंध्य कहलाती है या बांझ कहलाती है, बंध्य या इसको हम बांझ भी बोल देते हैं, है ना। तो महिलाओं में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, दूसरा आता है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर किस में होता है, पुरुषों में होता है। ये जो आपका होता है ये किस में होता है, पुरुषों में, टर्नर महिलाओं में। यहाँ क्या होता है, एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है और टोटल गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 47 होती है। यानी कि यहाँ तो 44+ में एक्स ओ होता है और यहाँ 44+ में एक्स एक्स वाई, यानी एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और ध्यान करना, इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं, इस प्रकार के जो पुरुष हैं उसमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, सतनों का विकास, यानी महिलाओं के जैसे सतनों का विकास हो जाता है, आवाज पतली होना, और ये नर बंध्य या बांझ कहलाते हैं। और ये विशेष ध्यान रखना, यदि जो मेल में फीमेल के जो लक्षण आ जाते हैं उसको हम गाइनोकेमेस्टिया कहते हैं, गाइनोकेमेस्टिया। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी देखिएगा टर्नर में क्या होता है, महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण भी कई बार उत्पन्न हो जाते हैं। और अंतिम जो हमारा बचता है जैकब सिंड्रोम। ये जैकब सिंड्रोम केवल और केवल किस में होता है, जैकब सिंड्रोम है वो आपका केवल और केवल किस में होता है, पुरुषों में होता है। या वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। कौन से गुणसूत्र की अधिकता होती है, वाई गुणसूत्र की। क्लाइनफेटर में एक्स गुणसूत्र की, जबकि जैकब में क्या होती है, वाई गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ भी संख्या बढ़कर टोटल कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और इस प्रकार के जो जैकब सिंड्रोम के जो रोगी होते हैं उसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो उनका स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का व्यवहार करते हैं, ईर्ष्या उनको ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तुरंत प्रभाव से किसी चीज़ पर बिना सोचे ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, गुस्सेले होते हैं। तो ये लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र की अनियमितता के कारण से भी, लिंग गुणसूत्र की अनियमितता के कारण से भी 3 सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेटर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम। तो हमारा जो बायोलॉजी का पार्ट चल रहा था आनुवंशिकी, और आनुवंशिकी का पूरा पार्ट आज यहाँ समाप्त होता है, जिसके अंदर हम आनुवंशिकी रोग, विकार और उनकी प्रमुख जानकारी हमने पूरे चैप्टर के माध्यम से कर ली है। और सभी मित्रों और दोस्तों से आग्रह है कि इस टॉपिक से 1% आने वाले एग्जाम में
अवश्य देखने को मिलेगा। जो साथी अभी जो संस्कृत विभाग की जो एग्जाम हो रहा है उस विभाग के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को आप जब भी क्लास देखें तो एक तो पूरी क्लास को स्टार्ट से लेकर प्रारंभ से लेकर अंतिम तक का आपको हमेशा क्लास देखनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास के बाद आप अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ क्लासों को लाइक एवं शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ से 1% 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम होता है तब हम उसका एग्जाम की आपको क्या है लाइव सॉल्यूशन भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।